हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। ये केस जो कि नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही फेमस सीरीज जो कि आजकल चल रही है जिसका नाम है मॉन्स्टर्स, उसकी रियल स्टोरी पर आधारित है। मैं मॉन्स्टर नाम की उस सीरीज को देख रही थी। ये जो सीरीज है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर अपनी क्राइम स्टोरी बनाई जाए। इसमें देखा जाए कि असल में सच्चाई क्या थी। और मैं कोशिश करूंगी कि इस स्टोरी को एक ही पार्ट में कवर करूं, लेकिन अगर ये ज्यादा लंबा हो जाता है तो हो सकता है कि मुझे इसके दो पार्ट्स बनाने पड़े। नेटफ्लिक्स में इसकी जो स्टोरी है वो 9 एपिसोड्स में है और करीब करीब 40-50 मिनट्स या कई बार 60 मिनट्स लंबे वहां पर एपिसोड्स हैं। तो मैं कोशिश तो करूंगी कि एक ही पार्ट में इस स्टोरी को लाऊं, लेकिन अगर ये केस लंबा होता है तो इसके दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये स्टोरी है मिनेंडेस फैमिली की। ये स्टोरी शुरू होती है फादर जोजे एनरिक मिनेंडेस से, जिनका जन्म हुआ था 6 मई 1944 में और इनका जन्म हुआ था हवाना, क्यूबा में। जोजे के जो पिता थे वो एक सॉकर स्टार रहे थे और इनकी माँ एक चैंपियन स्विमर रही थी। जोसे अपने माता पिता से काफी क्लोज था, अपने माता पिता का काफी ध्यान रखता था और साथ ही जोसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी था। वो काफी एथलेटिक था और जनरली हमेशा फर्स्ट प्राइजेस जीतता था। सारे के सारे स्पोर्ट्स में वो काफी सक्सेसफुल रहता था। बास्केटबॉल खेलता था, सॉकर खेलता था, स्विमिंग करता था। और इस समय जबकि वो ये सारे स्पोर्ट्स खेल रहा था वो करीब 15 ईयर्स ओल्ड था। और ये बात है 1960 की। 1960 में ही क्यूबा में चीजें बहुत ज्यादा क्रेजी होने लगी थी। फिडेल कास्ट्रो ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया था, मिलिट्री का पॉलिटिकल पावर ले ली थी और अब वो क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। अब जोसे के पेरेंट्स को लगा कि यहाँ पर रहना उसके लिए सेफ नहीं है। इन्होंने जोसे को यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया और जिस समय ये यूएस गया उस समय इसकी उम्र केवल 15 ईयर्स थी और 15 ईयर्स ओल्ड जोसे अकेला अमेरिका आया। इधर जो इसके पेरेंट्स थे ये क्यूबा में ही रह गए। उन्होंने यही डिसीजन लिया था कि वो क्यूबा में रहेंगे और जो कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह उनके पास थी उसे बचाने की कोशिश करेंगे। जोसे के माँ बाप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिनमें से ज्यादातर पर सरकार की तरफ से कब्जा कर लिया गया, लेकिन उनके पास कुछ प्रॉपर्टी बची थी और उसको बचाने की वो कोशिश कर रहे थे। इधर जो जोसे था वो यूएसए में अकेला था। वहां वो अपने कजिन से मिला और उसकी एटिक में रहने लगा। हालांकि वहां पर एडजस्ट करना उसके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात थी कि यहाँ पर आकर भी उसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल लगने लगा था। इसके बाद स्विमिंग के लिए इसको स्कॉलरशिप मिल गई और फाइनली इसको साउदर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इसके बाद 1962 में जबकि जोसे 17 ईयर्स ओल्ड रहा होगा तब इसकी मुलाकात हुई मैरी लुइस एंडरसन से, जिसका निकनेम था किटी। किटी जोसे से कुछ साल सीनियर भी थी और उससे थोड़ी बड़ी भी थी। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। इसका जन्म हुआ था 1941 में। ये शिकागो में पली बड़ी थी और इसने एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता था। अब जो जोसे था वो मैरी के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था। इन लोगों ने तुरंत ही डेट करना शुरू कर दिया और 1963 आते आते किटी ने एसआईयू से यानी कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया था। इधर जो जोसे था इसने डिसाइड किया कि मैं काफी पढ़ाई कर चुका हूं और इसने भी किटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। इस समय ये केवल 19 ईयर्स ओल्ड था और तब इसने डिसाइड किया कि बस अब ये मैरी के साथ ही रहेगा। इसके बाद मैरी या हम कह सकते हैं किटी के साथ ये शिकागो शिफ्ट कर गया। यहाँ पर आने के बाद किटी एक स्कूल टीचर के रूप में जॉब करने लगी। इधर जो जोसे था इसने क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये नंबर्स में यानी कि मैथ्स में काफी अच्छा था। इसने डिसाइड किया कि अकाउंटिंग की डिग्री लेगा। अकाउंट्स की पढ़ाई करते करते ये डिश वॉशर के रूप में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, यानी कि बर्तन धोने की जॉब कर रहा था। इधर जो किटी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। इनका पहला बच्चा हुआ और ये एक बेटा था। इसका नाम इन्होंने रखा जोसेफ लाइन मेनेंडेज। इसका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में 10 जुलाई 1968 के दिन। ये लोग काफी समय तक उसको लाइल कहकर बुलाते रहे और इसी समय किटी ने डिसाइड किया कि वो अपनी फुल टाइम टीचिंग जॉब क्विट कर देगी क्योंकि वो एक फुल टाइम मॉम बनना चाहती थी। इसके बाद इन लोगों ने इस शहर से भी मूव करने का मन बनाया और ये लोग न्यू जर्सी मूव कर गए। ये लोग मूव कर गए थे ब्लैकवेल न्यू जर्सी में। यहाँ पर आकर ये लोग रहने लगे और यहीं पर इनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का जन्म हुआ 27 नवंबर 1970 के दिन।
इनका एक और बेटा हो चुका था, इसका नाम इन्होंने रखा एरिक। जब एरिक का जन्म हुआ उसके बाद जोजे ने अपना करियर पाथ पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया था। अब ये म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर कर चुका था, यानी कि अपनी अकाउंटिंग की जॉब से ये बिल्कुल डिफरेंट चीज करने वाला था। इसको म्यूजिक पसंद था, इसको पैसा पसंद था, और इसी कारण से इसने ये चेंज किया था। ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि 1980 आते आते ये आरसीए रिकॉर्ड्स का टॉप एग्जीक्यूटिव बन चुका था। इसने बहुत टॉप के म्यूजिकल ग्रुप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, और इनकी जो फैमिली थी, यानी कि इन चारों लोगों की फैमिली, ये प्रिंसटन के $1 मिलियन एस्टेट में अब मूव कर चुके थे। वहां जाने के बाद इन बच्चों ने प्रिंसटन डे स्कूल ज्वाइन कर लिया था। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था, एक बहुत ही महंगा प्राइवेट स्कूल था। और जैसे ही ये बच्चे इतने बड़े हुए कि चलने लगे और बोलने लगे, इनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। वो चाहते थे कि इनके जो बच्चे थे वो हर हाल में सक्सेसफुल रहें। ये इस तरह के पेरेंट्स नहीं थे जिनके लिए उनके बच्चों का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना एक फन की बात है कि तुम लोग ट्राई कर लो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। बल्कि ये एक बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखने वाले पेरेंट्स थे। ये चाहते थे कि इनके बच्चे जो भी करें उनमें बेस्ट साबित हों। ये दोनों ही लड़के टेनिस के बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे। इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया इनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए, इनको क्लासेस ज्वाइन कराने के लिए। और इधर जो इनकी माँ थी किटी, वो हमेशा इनको चीयर करने के लिए मैदान पर मौजूद होती थी। उनकी हर प्रैक्टिस पर, हर गेम में इनको चीयर आउट करती थी। अगर कोई इनकी फैमिली को देखता तो वो ये पाता कि इनकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से परफेक्ट थी और बहुत ज्यादा खुशहाल थी। और देखा जाए तो ये लोग एक कंफर्टेबल लाइफ जी भी रहे थे। 1986 का साल आया और इसी साल जोसे ने डिसाइड किया कि अब वो म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह देगा और अब ये मूवी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहता था, यानी कि हॉलीवुड में। अब इसने अपना सारा का सारा सामान पैक किया, अपनी फैमिली को लिया और ये सब के सब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। और उसके बाद 1987 में जोसे ने एक कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी कंपनी में काम करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। अब ये जो कंपनी थी ये बहुत ज्यादा मुसीबत में चल रही थी। अगर आप लोगों के आइडिया के लिए मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी थी इसने पिछले साल करीब $20 मिलियन का नुकसान किया था, यानी कि $20 मिलियन गंवाए थे। और इस तरह की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जो उसकी वाइफ थी किटी, जोसे की वाइफ, वो काफी नर्वस थी। उसे लग रहा था कि एक फेलिंग कंपनी में काम करने के लिए हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जोसे को पूरी उम्मीद थी कि अगर वो इस कंपनी के साथ काम करेगा तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और उसके इस आइडिया ने काम भी किया। जब ये पहले साल इस कंपनी को ज्वाइन करता है तो इस कंपनी का प्रॉफिट करीब $8 मिलियन बढ़ा देता है। और इसके दूसरे साल जो प्रॉफिट था वो करीब करीब डबल हो जाता है, यानी कि $16 मिलियन का ये प्रॉफिट करके दिखाता है। ये सब कुछ अचीव करने के लिए उसने कुछ बहुत ही रूथलेस बिजनेस टैक्टिक्स अपनाई थी, लेकिन ये टैक्टिक्स उसके लिए काम कर रही थी। इसके बाद ये उस कंपनी का सीईओ बन जाता है और जब ये अपनी इस पोजीशन पर काम करना शुरू करता है तो इसकी सैलरी हो जाती है $5 लाख पर ईयर। और उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। इसके अलावा इसको 860 मिलियंस बोनस के रूप में मिलते हैं। इसके बाद जो कंपनी होती है वो टॉप एग्जेक्टिव्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती है और इसके लिए जो बेनिफिशियरी होती है वो कंपनी खुद होती है। और ऐसा अक्सर बड़ी कंपनीज करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी इन लोगों ने इनको एक पॉलिसी दिलवाई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि करीब $5 मिलियन की थी। और इसमें ये अपना बेनिफिशियरी किसी को भी चुन सकते थे। अब जो जोसे था उसकी हर कोई तारीफ कर रहा था। जितने भी टॉप बॉसेस थे वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन जितने भी वर्कर्स उसके अंडर में काम कर रहे थे वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था और शायद इसी कारण से उसने डूबती हुई कंपनी को बचाया भी था। लेकिन देखा जाए तो उसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि लेडीज के साथ भी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था और छोटी से छोटी गलती पर भी वो किसी को कंपनी से निकाल सकता था। वो एक सिंगल मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं करता था। ऐसा भी माना जाता है कि उसने कुछ गलत काम भी किए थे शायद कंपनी को उबारने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, जो कि जनरली सारे बिजनेसमैन करते हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि उसके बहुत सारे अफेयर्स भी चल रहे थे।
जिन लोगों के साथ वो काम करता था उनके साथ वो अफेयर करना भी शुरू कर देता था। और ये जो अफेयर्स थे वो केवल छोटे मोटे हुकअप्स नहीं होते थे, बल्कि फुल ब्लोन अफेयर्स होते थे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते थे। और ये सब कुछ वो अपनी पत्नी की पीठ पीछे कर रहा था। ऑब्वियसली इसको कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन ये भी माना जाता है कि किटी को शायद सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन बस वो अपनी आंखें बंद रखती थी। उसको पता था कि उसका पति बहुत सारा पैसा कमा रहा है, और साथ ही वो ये भी चाहती थी कि उसकी जो फैमिली है वो एक साथ रहे, उसका परिवार टूटे ना। वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश भी करती थी। वो कई बार इंसिस्ट करती थी कि मैं बिजनेस ट्रिप पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो जोजे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शो भी नहीं करती थी कि उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन वो जोजे के साथ हर समय बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जोजे तो हर समय बिजनेस ट्रिप पर होता था, उसके पास बहुत ज्यादा काम होता था। लेकिन इधर जो जोजे था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो हो रहा था, लेकिन उसको अपनी क्यूबन हेरिटेज के कारण बहुत ज्यादा शर्म आती थी। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग याद रखें कि वो क्यूबा से आए हुए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके कलीग को उसके पास्ट के बारे में पता चले, और ये पता चले कि वो किस स्कूल में पढ़ाई कर चुका है। उसको इस बात की भी शर्म थी कि वो किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का पास आउट नहीं है। और ये सब कुछ अब वो अपने बच्चों के लिए करना चाहता था, और इसी कारण से उसके लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि वो जोजे के बेटे थे और जोजे उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता था। और तभी उसने डिसाइड किया था कि उसके बेटे प्रिंसटन पढ़ने के लिए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था। इस दौरान इनकी फैमिली कैलाबासिस में रह रही थी, जो कि एक बहुत ही हाई एंड एरिया था। उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहा करते थे। वो एक अमेरिकन ड्रीम की तरह था। वो वहां पर रेंट पर रह रहा था, और साथ ही इनका घर पास के माउंटेन के टॉप पर बन रहा था, एक 13 एकड़ की लैंड के ऊपर। और ये इनका एक ड्रीम हाउस था। अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि इनकी जिंदगी एक परफेक्ट लाइफ है, एक अमेरिकन ड्रीम है। वो एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ लगती थी। एक ऐसी फैमिली जो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे ये लोग अपने बच्चों के साथ। हर स्पोर्टिंग इवेंट में स्पेशली किटी मौजूद होती थी, उनको चीयर करती थी, उनकी एकेडमिक्स पे ध्यान देती थी, किसको वो डेट कर रहे हैं इस पर ध्यान देती थी। और उसको पूरी उम्मीद थी, उसको भी और उसके पति को भी, कि बच्चे स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा था नहीं। ये लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे। हालांकि ये बुरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बस ये एवरेज थे और क्लास टॉपर्स में से नहीं थे। लेकिन ये लोग टेनिस बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्पेशली एरिक यानी कि छोटा बेटा। यहां तक कि इसने नेशन में यानी कि अमेरिका में 44th पोजीशन भी हासिल कर ली थी। ये अंडर 18 के जो प्लेयर्स थे उसमें इसने हासिल की थी। और जैसे जैसे ये दोनों लड़के बड़े हो रहे थे, वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे। जो लाइल था यानी कि बड़ा भाई, वो अपने छोटे भाई एरिक के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। ये लोग साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, और बहुत सारा समय बस साथ में ही बिताते थे। इनके इक्का दुक्का दोस्त थे इनकी जिंदगी में, लेकिन ज्यादातर समय साथ में ही बिताया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे थे। इनको जो कुछ चाहिए होता था वो इनको मिल जाता था, और इसके लिए ये बहुत ज्यादा जिद भी करते थे। जो बड़ा भाई था लाइल, उसके ऊपर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, यानी कि एरिक से ज्यादा थी, और इस कारण वो ज्यादा प्रेशर में रहा करता था। और इधर जो इनके पिता थे, वो भी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे, उनको परफेक्ट बनाने में तुले हुए थे। उसके लिए वो कई बार बहुत ज्यादा ब्रूटल भी हो जाते थे। इधर जो लायल था, उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर काफी ज्यादा शर्मिंदगियां थी। एक जो मेन चीज थी वो ये थी कि जब वो 14 ईयर्स का था, तभी वो थोड़ा बहुत गंजा होने लगा था, और इस कारण से उसके पिता ने उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया कि तुम्हें विग पहनना है। और इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा कॉन्शियस थे अपने बच्चों की इमेज को लेकर। उनको अपने बच्चों में कोई भी इनपरफेक्शन नहीं चाहिए था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको ये लग रहा था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, और ये आपको करना है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जब लाइल ने गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसने अपने पिता से एक पोर्श गाड़ी की डिमांड की, लेकिन उसके पिता ने इस बार उसकी डिमांड पूरी नहीं की। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इससे इन दोनों भाइयों को झटका तो लगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके अंदर कॉम्पिटेंस इश्यूज भी थे। हालांकि ये दोनों ही अभी तक नेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स बन चुके थे, लेकिन फिर भी इनके मन में अपने पिता के लिए कोई भी सम्मान नहीं था। हालांकि इनको जो कुछ भी मिला था इनके पिता के कारण ही मिला था। इधर जो छोटा भाई था एरिक,
वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो रिबेल करता जा रहा था। उसके मन में बहुत ज्यादा विद्रोह की भावनाएं उठती थी और इसी कारण से अब वो गलत संगत में पड़ने लगा था। एरिक इन लड़कों के साथ हैंग आउट करता था और अपने साथ लाइल को भी ले जाता था। अब ये लोग एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहे थे। एक बार जब इन लड़कों के साथ ये लोग घूम रहे थे तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये कुछ रिबेलियस करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक फ्रेंड के घर के अंदर घुसने की योजना बनाई जहां से ये लोग चोरी करने वाले थे। क्योंकि इस समय उस फ्रेंड का घर खाली था, उसके पेरेंट्स वगैरह घर में नहीं थे। ये लोग उस फ्रेंड के घर में घुस गए। उनके घर की जो सेफ थी उसका कॉम्बिनेशन एरिक के एक फ्रेंड को पता था। उन लोगों ने उस सेफ को खोला, उसमें से ज्वेलरी मनी जो कुछ भी था उसको चुरा लिया। और जबकि चुराने का कोई भी कारण नहीं था, इनके पास अच्छा खासा पैसा था, ये लोग रिच थे और इसकी इन्हें कुछ खास जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए इन्होंने ये चोरी की। और इस चोरी के सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक डिफरेंट हाउस में घुसेंगे चोरी करने के लिए। अब ये लोग एक दूसरे घर में घुस गए। वहां पर घुसने के बाद इन्हें $1 लाख से भी ज्यादा का सामान मिला और ये सब कुछ करके शायद ये बच भी जाते, लेकिन इनका जो फ्रेंड था जिसे पहले वाले घर का सेफ का कोड पता था वो इनसे नाराज हो गया क्योंकि इन दोनों भाइयों ने सेकंड चोरी में उस फ्रेंड को इन्वॉल्व नहीं किया था। इनकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई। इनको पुलिस ने पकड़ भी लिया और इनके पिता जोजे ने फिर इनको आकर छुड़ाया। लेकिन इनको छुड़वाने के बाद ये अपने बेटों से बहुत ज्यादा नाराज था, इस कारण नहीं कि उन्होंने चोरी की बल्कि इस कारण कि ये पकड़े क्यों गए। ये चाहता था कि इसके बेटे थोड़ा सा स्मार्ट बने, थोड़ा सा टफ बने और ये पकड़े जाने वाली जो हरकत थी ये इसको बहुत ज्यादा बेवकूफी भरी लग रही थी। इन लड़कों ने दावा किया कि ये सब कुछ एक जोक था। इन्होंने जो $1 लाख का सामान चुराया था वो सब कुछ इन्होंने वापस कर दिया और एडिशनल $11,000 डैमेजेस के रूप में इन्हें देने पड़े। अब जो जोसे था इसे पता था कि अभी तो इसने लड़कों को बेल आउट कर लिया है, लेकिन जल्दी ही ये लोग जेल के अंदर जाएंगे जब इन पर मुकदमा चलेगा। इधर जो लायल था वो एक एडल्ट हो चुका था और उसको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। अब जोसे ने डिसाइड किया कि जो छोटा बेटा है एरिक वो अंडर एज है, वो सारी चीज के लिए गिल्टी प्लीड करेगा। जितनी भी चोरियां हुई हैं जिसमें भी वो इन्वॉल्व है वो सारी गलती अकेले स्वीकार करेगा और ऐसा एरिक ने किया भी। उसको कुछ खास पनिशमेंट नहीं मिला। उसको कम्युनिटी सर्विस करनी थी, थोड़ी सी थेरेपीज वगैरह लेनी थी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना था, उससे बात करनी थी। इस साइकोलॉजिस्ट से बात करने के लिए उसको एक डॉक्टर के पास भेजा गया जिसका नाम था डॉक्टर ओजील। अब जो एरिक था वो लगातार इस डॉक्टर से मिलने लगा। इससे मिलकर उसको काफी अच्छा भी महसूस हो रहा था। इधर जो इनकी फैमिली थी अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग बेवर्ली हिल्स के एक बहुत ही फेमस मैंशन में शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो प्लेस था ये बहुत ही फैंसी था। ये $4 मिलियन का था। इसमें 6 बेडरूम थे और ये एल्म ड्राइव पर था। इसमें कोर्टयार्ड था, टेनिस कोर्ट था, पूल था, एक गेस्ट हाउस था। इस मैंशन में पहले भी काफी फेमस लोग रह चुके थे, यहां तक कि माइकल जैक्सन, एल्टन जॉन और एक सऊदी प्रिंस इस घर में पहले रह चुका था। जब ये लोग इस घर में एंटर हुए, इस घर में मूव इन किया, तो वो लोग बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और इनकी जिंदगी अभी भी काफी परफेक्ट लग रही थी। और इसको और ज्यादा परफेक्ट बनाते हुए लाइल यानी कि इनके बड़े बेटे को प्रिंसटन में एडमिशन मिल गया था। इसने बिजनेस पढ़ने का मन बनाया क्योंकि ऐसा उसके पिता चाहते थे। इसके पिता चाहते थे कि इनका बेटा उन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो करे। लेकिन जैसे ही इसको प्रिंसटन में एडमिशन मिला ये समझ गया था कि ये इसके बस का काम नहीं है। अपने फर्स्ट ईयर में ही इसको एकेडमिक प्रोबेशन पर रख दिया गया। इसके बहुत ही खराब ग्रेड्स आए थे, इस कारण से इसको प्रोबेशन पर रखा गया था। यहाँ तक कि ये क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, अटेंड नहीं कर रहा था, बस ये पार्टीज में जा रहा था और कॉलेज की सोशल लाइफ को सिर्फ एंजॉय कर रहा था। वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा था। यहाँ तक कि साइकोलॉजी क्लास में चीटिंग करते हुए इसको पकड़ लिया गया। अब जोजे को बुलाया गया। जोजे ने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने बेटे को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। उसने चेक वगैरह भी साइन करके देने की कोशिश की ताकि इस बार उसके बेटे को माफ कर दिया जाए, लेकिन जो प्रिंसटन का डीन था उसने बिल्कुल भी इनकी बात नहीं मानी। अंत में लाइल को 1 साल के लिए प्रिंसटन से सस्पेंड कर दिया गया। ये देखकर जोसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो लाइल से नाराज नहीं था बल्कि वो यूनिवर्सिटी से नाराज था जिसने उसके बेटे को एक्सपेल कर दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों भाई थे लाइल और एरिक,
इनको कभी भी किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। जो कुछ भी वो गलत करते थे वो किसी ना किसी और की गलती होती थी। इनको बेसिकली इनके पिता ये सिखा रहे थे कि सिस्टम को कैसे चीट किया जाता है, कैसे पैसा खर्च करके आप सिस्टम को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अब जोजे ने डिसाइड किया कि फिलहाल इसका बेटा यहाँ पर है, 1 साल के लिए एक्सपेल्ड है, तो मैं इसको अपनी कंपनी में ही कोई पोजीशन दे देता हूँ। और ऐसा उसने किया भी। लेकिन लाइल को अपनी इस जॉब से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो बिल्कुल भी काम करना चाहता ही नहीं था। वो किसी भी चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। बस वो ऑफिस में घूमता रहता था, लोगों से बस गप्पे मारता रहता था। और जब उसका मन नहीं लगता था तो वो ऑफिस से बाहर निकलता था और टेनिस खेलने चला जाता था। ये बिल्कुल क्लियर था कि उसका जॉब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस वो वहां पर इसलिए जॉब कर रहा था क्योंकि उसके पिता ऐसा चाहते थे। लेकिन इवेंचुअली इसको इस जॉब से निकाल दिया गया। इसके पिता हालांकि सीईओ थे, लेकिन वो भी अपने बेटे की जॉब नहीं बचा पाए। इधर जो छोटा भाई था यानी कि एरिक, वो काफी अच्छा कर रहा था। वो अभी हाई स्कूल में था, टेनिस खेल रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और यहाँ तक कि उसने बेस्ट एक्टर के लिए एक प्राइज भी जीता था। वो जिंदगी में काफी अच्छी चीजें कर रहा था, और साथ ही वो राइटिंग भी करता था, यानी कि स्टोरीज वगैरह लिखता था। और ये वो करता था अपने फ्रेंड क्रेग के साथ मिलकर। क्रेग और एरिक ने साथ में मिलकर एक स्क्रीन प्ले लिखा था जिसका नाम था फ्रेंड्स। ये एक स्टोरी थी एक यंग लड़के के बारे में जो कि अपने पेरेंट्स की हत्या कर देता है उनके पैसों के लिए, यानी कि उनके पैसों की इनहेरिटेंस के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर देता है। जो एरिक की माँ थी किटी, इसको अपने बेटे पर काफी ज्यादा गर्व था। उसको ये देखकर भी काफी गर्व होता था कि उसका बेटा राइटिंग का काम कर रहा है। इधर जो जोजे था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था एरिक की लाइफ में, और ये सारी चीजें एरिक को बहुत ज्यादा उदास कर देती थी। उसे लगता था कि वो अपने पिता के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, और उसके पिता उसके सारे के सारे अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सच भी था। अब जो जोजे था वो अपने दोनों बेटों से पूरी तरह से निराश हो चुका था। लाइल से तो वो बहुत ही ज्यादा निराश था क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, और साथ ही उसको जॉब से भी निकाल दिया गया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं एरिक से भी नाराज थे। ऐसा लगता था कि शायद इन दोनों को ही वो अपनी वसीयत से बेदखल कर देंगे। इन दोनों भाइयों को लगने लगा था कि अगर ये अपनी वसीयत से हमें बेदखल नहीं करेंगे तो कम से कम इतना तो शायद ये करने वाले हैं कि पैसा इनको तब मिले जबकि ये थोड़े से बड़े हो जाएं और थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। अब पिता और दोनों बेटों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन रहने लगा था। इसके बाद 19 अगस्त 1989 का दिन आता है। उस दिन जोजे और किटी ये एक याट हायर करते हैं। इसका नाम था मोशन पिक्चर मरीन, और ये अपने दोनों बेटों यानी कि लाइल और एरिक के साथ फिशिंग करने के लिए मरीना डेल रे जाते हैं। इस समय तक लाइल की उम्र थी 21 ईयर्स और एरिक 18 ईयर्स ओल्ड था। ये सबके सब याट में थे, और इसके साथ इनका पूरा का पूरा क्रू था। कैप्टन था, कैप्टन की गर्लफ्रेंड थी, और इनके नौकर चाकर थे। उस दिन सभी ने नोटिस किया था कि ये पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा ऑफ लग रही थी। बहुत ज्यादा डिसकनेक्शन लग रहा था इन सबके बीच में। इन लोगों ने बहुत ज्यादा समय साथ में भी गुजारा नहीं था, आपस में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की थी। यहां तक कि जो दोनों बेटे थे उन दोनों ने अपने आप को माँ बाप से दूर किया और बोट के बिल्कुल डिफरेंट साइड पर जाकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि ये अपने माता पिता को देखना भी नहीं चाहते। इसके बाद ये लोग अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन यानी कि 20 अगस्त के दिन इनकी मेड की छुट्टी होती थी। इनके पूरे स्टाफ की लगभग छुट्टी होती थी। यहाँ का जो स्टाफ था वो संडेज पर काम नहीं करता था। अब दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो लोग एक मूवी देखने के लिए जाएंगे, और इधर जो जोजे और किटी थे यानी कि दोनों लड़कों के माँ बाप, इन्होंने डिसाइड किया कि ये घर में बैठकर मूवी देखेंगे। दोनों बेटे घर से जा चुके थे। ये दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर वनीला आइसक्रीम खा रहे थे, स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे, और बस रिलैक्स कर रहे थे। उस समय तक काफी अंधेरा हो चुका था बाहर। किटी ने अपनी स्वेट पैंट्स पहनी हुई थी, स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, और वो आराम से मूवी को एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक रात के 10 बजे एरिक और लायल अपने घर में दरवाजा एकदम जोर से खोलते हुए दाखिल होते हैं, और उनके हाथ में उनकी गन्स थी। ये दोनों ही लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए अपने बच्चों के हाथ में गन्स देखकर। लेकिन इन दोनों ने ही सीधा अपने माँ बाप के ऊपर गन तान दी। लाइल ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। इसने सीधा अपने पिता के सर के पीछे गोली मारी, और उसने जिस तरह की शॉटगन को यूज किया था उससे उसके पिता के सिर पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ।
इधर ये प्लान था कि एरिक अपनी माँ को शूट करेगा और लाइल पिता को शूट करेगा, लेकिन जो एरिक था वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा और तब लाइल ने ही ये डिसाइड किया कि वो ही अपनी माँ की हत्या भी करेगा। और ऐसा उसे इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इसकी माँ लगभग कमरे से बाहर भागी गई थी। वो बाहर भाग रही थी हेल्प लाने के लिए, लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक ही लाइल ने उसके ऊपर भी गोलियां दागनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने उसके पैर पर गोली मारी और ये गोली उसने बिल्कुल पास से मारी थी। इस गोली ने किटी की लेग बोन को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। इसके बाद ये लोग लगातार अपने माँ बाप को गोलियां मारते रहे जब तक कि इनकी पूरी की पूरी एम्यूनेशन की सप्लाई खत्म नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी किटी जीवित थी, वो फर्श पर पड़ी हुई थी और क्योंकि अब तक गोलियां खत्म हो गई थी इसलिए दोनों भाई बाहर गए अपनी गन्स को रीलोड करने के लिए। जब ये लोग बाहर गए तब किटी ने उठने की कोशिश की, लेकिन अपने ही खून में फिसल कर वो वापस स्लिप हो गई और दोबारा से जमीन पर गिर गई। तब तक ये दोनों भाई वापस लौट आए थे। इन्होंने किटी के ऊपर फिर से गोलियां मारनी शुरू कर दी और एक गोली इन्होंने सीधा किटी के फेस पर मारी, जिससे तुरंत ही किटी की वहां पर मौत हो गई। एरिक ने भी इस समय अपनी मां के ऊपर 2 गोलियां मारी थी, ये श्योर करने के लिए कि वो सच में मारी गई है। किटी को कुल मिलाकर शॉटगन से 10 गोलियां मारी गई थी, उसके पैर पर, उसके हाथ पर, चेस्ट पर और अंत में उसके फेस पर। फेस पर गोली मारने के कारण अब जो किटी का चेहरा था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ बहुत ज्यादा ब्रूटल था और अगर देखा जाए तो जोजे को भी बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। उसको कुल मिलाकर 6 गोलियां मारी गई थी। जो गोली उसके सिर के पीछे मारी गई थी उसने उसके सिर में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था, इतना बड़ा कि उसमें किसी की फिस्ट यानी कि किसी की मुट्ठी या कोई टेनिस बॉल पूरी तरह से जा सकती थी। इन भाइयों ने डिसाइड किया था कि ये इसको एक लूट मार की घटना के रूप में दिखाएंगे। अब इन्होंने अपने माँ बाप को एक बार फिर से फाइनल गोली मारी और ये गोलियां मारी उनके घुटनों पर। इस समय जबकि जोसे की मौत हुई वो 45 इयर्स ओल्ड था और किटी की उम्र थी 47 इयर्स। इसके बाद इन भाइयों ने 911 पर फोन किया, उनको सारी बात बताई। आप इस फोन रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। इस कॉल को करने के बाद ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को वहां पर आने में काफी समय लगा। हालांकि पहले तुरंत ही इन लोगों ने फोन नहीं किया था 911 को। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो इनके नेबर्स हैं वो गोली की आवाज सुन के खुद ही फोन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना वहां पर कोई पुलिस पेट्रोलिंग कार आई जो कि इनके फैंसी रिच नेबरहुड में हमेशा घूमती रहती थी। तब तंग आकर काफी देर तक इंतजार करने के बाद इन लोगों ने 911 को खुद ही फोन किया था। Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, too. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response. 722 North Elmore. What happened? Hey, stay there, man. I have a hysterical person on. We're trying to get clean further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and I gotta tell my brother. जब काफी देर के बाद वहां पर पुलिस वाले आए तब इन लोगों ने बताया कि ये दोनों उसी समय घर से बाहर निकले, बुरी तरीके से चीख रहे थे
और वाकई में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड लग रहे थे। एरिक सीधा लॉन में गिर गया, एक बॉल की तरह कर्ल अप हो गया, बहुत ज्यादा कांप रहा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बुरी तरीके से चीखता जा रहा था। जो बड़ा भाई था लायल, वो लगातार एरिक को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। ऑफिसर्स ने बताया कि उनका दुख बहुत ज्यादा जेन्युइन लग रहा था। वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी लग रहे थे। वो ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि इन लोगों ने खुद अपने माँ बाप की हत्या की होगी। अब पुलिस वाले अंदर गए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने पाया कि कमरा पूरी तरह से ब्लड से कवर्ड था। आइसक्रीम बोल्स वहां पर पड़ी हुई थी, इधर उधर फैली हुई थी आइसक्रीम। ये जो बॉडीज थी पूरी तरह से डिसफिगर्ड थी, क्योंकि इनको बहुत सारी गोलियां मारी गई थी। वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। जब ये लोग कमरे में घुसे थे उस समय टेलीविजन चल रहा था। हर जगह ब्लड और बॉडी पार्ट्स फैले हुए थे। फिर इसके बाद इस स्टोरी में क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। जैसा कि मुझे पहले से ही लग रहा था, ये स्टोरी काफी लंबी होने वाली है। अभी इस स्टोरी में आगे चलकर बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सहयोग प्लीज मेरे नए चैनल के साथ भी दिखाएं। उसका लिंक मैं अपने पिन कमेंट में दे दूंगी। आप लोग जाकर वहां पर राजेश खन्ना के हॉन्टेड बंगले की स्टोरी तब तक सुन सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ले आऊंगी, 1-2 दिन में ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।